सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के स्वाध्याय चिंतन कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त महानुभावों को, बहनों को और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि ऐसे कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ये प्रसन्नता है कि मुझे अपने एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने का अवसर मिल रहा है जिनके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा विद्यार्थी जीवन में ही उत्पन्न हुई थी। मुझे ध्यान है कि जब विद्यार्थी जीवन में हम एक पुस्तक पढ़ते थे, हमारे पूर्वज, उसमें हमने सबसे पहले पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व के विषय में उस पुस्तक में पढ़ा था। ये बात लगभग अब से जब मैं कक्षा 6 में था तब की है, लेकिन उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, उनके विषय में जो मैंने पढ़ा था अपनी बहुत छोटी बाल्यावस्था में, लेकिन वो संस्कार रूप में मेरे अंतःकरण को बहुत प्रभावित कर चुका था। उस व्यक्तित्व को मैंने फिर बड़े होने के बाद अनेक बार पढ़ा और आज भी मुझे स्मरण है कि जब मैं ईश्वरचंद विद्यासागर और उनकी माता के बीच के एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत भावुक प्रसंग को जब मैं पढ़ता था, आज भी जब पढ़ता हूँ तो आंखें गीली हो जाती। ऐसे उस महान व्यक्तित्व को, जिसे भारतीय समाज में, जिसका बहुत ऊंचा गौरव है, बहुत ऊंचा स्थान है, शिक्षा शास्त्री के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक प्रखर लेखक के रूप में और एक ऐसे वेत्ता संस्कृत और दर्शन शास्त्र के जिनकी छाप से पूरा भारतीय समाज प्रभावित है। ऐसे पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की आज पुण्यतिथि है। 29 जुलाई 1891 को उनका 71 वर्ष की आयु में देहावसान हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म बंगाल की प्रेसिडेंटी एरिया में मेदिनीपुर जिले के एक बीरपुर नामक गांव में हुआ था। वैसे तो उनके विषय में बहुत सारी जानकारियां आज मीडिया में और नेट पर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। मैंने भी उनको कुछ देखा, लेकिन मैंने जो प्रसंग पढ़ा था विद्यार्थी जीवन में, उनमें से बहुत सी बातें मुझे इंटरनेट पर पढ़ने को नहीं मिल पाई। तो मुझे लगा कि उस समय जो पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, उन्होंने ज्यादा गंभीरता से उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लिखा था। तो मुझे जो अपना स्मरण रह गया, उसी के आधार पर मैं अपने वक्तव्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर एक बहुत ही सामान्य और अति निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ। शिक्षा की दृष्टि से सामान्य, अर्थ की दृष्टि से घोर निर्धन। उनके गांव में आसपास के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी नदी को पार करके जाना आना होता था। उस नदी में वर्षा के दिनों में बाढ़ के कारण उनकी पढ़ाई बहुत प्रभावित होती थी और वो कई बार उस बाढ़ के पानी में बहने से भी बचे थे। उनकी माता क्योंकि अति निर्धना थी, तो वो दूसरे के घरों में कुछ काम करके अपने जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करती थी, कुछ रोजगार करती थी। उनके पिता
पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के पिताजी बहुत ही उदार और सामान्य जीवन जीने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनको संस्कार के रूप में बहुत कुछ दिया, लेकिन आर्थिक रूप से वो अपने पुत्र को ऐसा कुछ नहीं दे पाए थे। उनके परिवार की इस स्थिति को देखते हुए उनके पिताजी ने निर्णय किया कि बेटे, अब हम लोग अब तुम्हारी शिक्षा के लिए और अपने घर परिवार के निर्वाह के लिए अपने गांव से कलकत्ता चलते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में गए और जब वो रास्ते में जा रहे थे, देखिए जिज्ञासा विद्यार्थी की कितनी प्रबल होती है। वहीं से ये पता लगता है कि ये होनहार विद्यार्थी किस दिशा में चलने वाला है। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मील के पत्थरों पर कुछ अंग्रेजी की संख्याएं लिखी हुई हैं जो किलोमीटर को रेखांकित करती थी। उन्होंने उन संख्याओं को देख देख करके अंग्रेजी की संख्याओं को सीखा। यहाँ से उनकी जिज्ञासा वृत्ति का पता चलता है। वहां जाकर के उन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया और उनकी प्रारंभिक अभिरुचि संस्कृत में अधिक थी। संस्कृत साथ साथ वो दर्शन शास्त्र के भी बहुत अच्छे विद्वान थे, एक अच्छे चिंतक थे, एक अच्छे गंभीर मेधावी विद्यार्थी थे। जब वो अपने कॉलेज में पढ़ते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में उनकी शिक्षा हुई, तो अपने कॉलेज में वो एक मेधावी छात्र के रूप में उनकी एक पहचान ऐसी बनी कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ही रहे थे तभी उनको कॉलेज की ओर से विद्यासागर की उपाधि दी गई कि ये हमारे कॉलेज के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न छात्र हैं, और उन्हें सम्मानित करते हुए विद्यासागर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। जबकि उनका मूल नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय है, वहां से उनके नाम से बंदोपाध्याय तो दूर हुआ और विद्यासागर शब्द सम्मानित शब्द के साथ उन्होंने अपने साथ लिखना प्रारंभ किया। और ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसी कॉलेज में जहां उन्होंने अध्ययन किया वहां उन्होंने अध्यापन भी किया, और अध्ययन अध्यापन करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि भारत की जो दशा है उस दशा को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे चिंतकों की, एक अच्छे विचारकों की, एक प्रतिभा संपन्न समाज को बनाने के लिए सभी को शिक्षा के द्वार खोलने आवश्यक है। ये स्मरण करना होगा कि उस समय भारत में स्त्री शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं थी। ईश्वरचंद विद्यासागर ऐसे प्रथम व्यक्ति हुए। उन्होंने जब वो कॉलेज के प्राचार्य बने तो उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए, कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन्हें संस्कृत पढ़ने पढ़ाने पर प्रतिबंध उस समय था, उसको उन्होंने उस प्रतिबंध खोला और सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोले कि सभी लोग आए और सभी पढ़ें। यहाँ से उन्होंने शिक्षा के लिए सर्वसुलभ एक योजना का प्रारूप तैयार किया और उसके परिणाम स्वरूप भारत में सबसे पहले 7 मई 1843-44 के बीच में उन्होंने एक विद्यालयों की स्थापना की जो उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 40 हो गई। मेट्रोपॉलिटन स्कूल चलाए जिनमें सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था का उन्होंने प्रारंभ किया। विशेष करके महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया। उस समय भारत में एक सबसे बड़ी और व्यवस्था जो देश को रुला रही थी, दुखी कर रही थी, जिससे संपूर्ण भारतीय समाज, खास करके महिला समाज में अंदर बहुत उत्पीड़न था, उसको देख करके उनके हृदय में बड़ी करुणा जागृत हुई। उस करुणा के स्वरूप ईश्वरचंद विद्यासागर ने भारत में राजा राम मोहन राय द्वारा उठाए गए सामाजिक सुधार के जो प्रयास थे, जो संघर्ष थे, जो आंदोलन थे, उनको उन्होंने अपनाया और उसमें उसको और आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को, जीवन को समर्पित किया। और उस समय सबसे बड़ी देश में जो समस्या थी महिलाओं के लिए खास करके, एक तो थी बहु प्रथा, बहु विवाह प्रथा। उस समय एक ही व्यक्ति जो धनवान होते थे वो अनेक बार विवाह कर लिया करते थे। एक सामाजिक कुरीति बड़ी गंभीर थी उस समय। सती प्रथा भी उस समय समाज की एक भयानक समस्या थी।
और विधवा विवाह एक का तो कोई नाम ही लेने वाला नहीं था। और जो कोई विधवा हो जाती थी, पूरे जीवन सफेद वस्त्रों को पहनकर अपना जीवन निर्वाह करती थी, समाज के प्रताड़नाओं को सहन करती थी। उन दुर्गतियों को देख करके ईश्वरचंद्र विद्यासागर का हृदय बहुत द्रवित हुआ और तत्कालीन गवर्नर और उस समय के जो समाज से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए लोग थे, उन सब में अपने लेखों के द्वारा एक जागृति पैदा करने का काम किया, क्योंकि वे अच्छे प्रखर लेखक भी थे। तो तत्कालीन समाज की जो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं थी, उनमें वो अपने विचारों को प्रस्तुत किया करते थे, लिखा करते थे, जिससे समाज में एक आंतरिक जागृति की लहर पैदा हुई। और उसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम ये सम्मान, ये गौरव ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाता है कि 26 जुलाई 1855 के आसपास एक कानून पास हुआ कि पुनर्विधवा विवाह की को सरकार ने स्वीकार कर लिया। और 26 जुलाई 1856 को ये लागू हुआ पूरे देश भर में। और तभी से प्रारंभ हुआ पुनर्विधवा विवाह कि जो विधवाएं हो गई हैं वो पुनः विवाह करने का अधिकार रखती हैं, समाज में सुख से सम्मान से एक गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए वो भी बराबर के हकदार हैं पुरुषों के लिए। इसलिए ये कानून पारित हुआ। अब इस कानून के पारित हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद, सबसे पहली चुनौती ये हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुत्र या पुत्री का पुनर्विवाह करेगा। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र नारायण चंद्र बंदोपाध्याय का विवाह राज कृष्ण, उस समय के बहुत बड़े महान बनर्जी परिवार के थे, बड़े समाज सुधारकों में से थे, उनके घर पर सबसे पहले अपने पुत्र का उन्होंने विवाह किया। और वहां से प्रथा प्रारंभ हुई कि जो विधवा स्त्रियां हैं वो पुनर्विवाह करके अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए एक शुरुआत कर सकती हैं, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का स्वप्न देख सकती हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की माता, क्योंकि उन्हें आप लोगों को मैंने बताया कि वो बहुत निर्धना थी, घरों में रह दूसरों के काम करके परिवार का निर्वाह करती थी। यहाँ एक बात और स्मरण करने की है कि जब उनकी माताजी का स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा तो उस समय उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपको देखता हूँ आप बहुत कष्ट में हैं। तो उनकी माँ ने उनको कहा कि बेटा, अब जीवन के जीने का समय समाप्त हो गया है, मेरे जाने का समय है, मुझे बहुत पीड़ा है। तो उन्होंने अपनी माँ की सेवा करते हुए उनसे कहा कि माँ, तेरी कोई इच्छा हो तो बताओ। माँ ने अपने पुत्र के बार बार कहने पर कि माँ तेरी कोई इच्छा हो तो अपनी बताओ, वो सोचते थे शायद माँ के मन में कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ वस्त्र पहनने की या कुछ और उनकी इच्छा विशेष होगी हृदय में, वो बताएंगी। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक उनकी माँ का कहना था, जो बहुत द्रवित करता है लोगों को और बहुत प्रेरित भी करता है। उनकी माँ ने कहा, अगर बेटा तेरी इतनी ही जिद है कि मैं तेरी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, तो मेरी 3 इच्छाएं हैं, उन 3 को तू पूर्ण कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे दुनिया से जाने के बाद भी मुझे प्रसन्नता मिलेगी। उनका, हाँ माँ बताओ क्या है। तो उनका, बेटा सबसे पहले तो इस गांव में एक स्कूल जरूर खोलना, क्योंकि तुझे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना होता था और नदी के बहाव में तू बहुत बार बहने से बचा है। तो मैं बड़ी दुआ करती थी इस नदी के दूसरे गांव जाने के लिए एक पुल होना चाहिए। तो अगर तू कुछ कर सके तो पहले तो अपने गांव में एक स्कूल बनाना, इस नदी पर तू एक पुल बनाना। और मैं आज अपने गांव में कोई इलाज का कोई साधन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मेरा एक तीसरा तुझसे कहना है कि अपने गांव में एक अच्छा अस्पताल भी बनवाना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी माँ के मुख से कहे हुए इन तीनों शब्दों को अपने जीवन में साकार किया।
उन्होंने अपने गांव में विद्यालय भी खोला अपनी माता के नाम से, भगवती देवी प्राथमिक विद्यालय। अपने गांव से, जिस गांव में वो पढ़ने जाते थे, बीच की नदी पर उन्होंने पुल का निर्माण भी करवाया और अपने गांव में अपनी मां के नाम से एक अस्पताल का भी निर्माण किया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी माता को दिए हुए तीनों वचनों का बहुत आदर श्रद्धा के साथ उनका पालन करके भारतीय समाज के समस्त युवाओं को, समस्त पुत्रों और पुत्रियों को ये संदेश दिया कि अगर हमें निष्ठा के साथ किसी कार्य को करना है और अपने माता पिता के स्वप्न को साकार करना है तो उसे अपने हृदय में तब तक बिठाए रखना है उन शब्दों को जब तक वो शब्द साकार रूप से प्रस्तुत ना हो जाए। दूसरी, ईश्वरचंद विद्यासागर की कीर्ति उस समय समाज में बहुत उच्च स्थान पर थी। महर्षि स्वामी दयानंद जब कलकत्ता में रहे उस समय ईश्वरचंद विद्यासागर अक्सर उनसे मिलते थे, उनके विचारों को, उनके वक्तव्यों को सुनते थे। उससे उनके जीवन में भारतीय समाज को और शिक्षित, संस्कारित बनाने की एक गहरी इच्छा शक्ति और पनपी और मजबूत हुई, जिसके परिणाम के कारण वह समाज के एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचाने गए। एक बार उनसे कोई युवा मिलने के लिए बहुत जिज्ञासु भाव से आया और वो स्टेशन पर उसको लेने गए थे। नहीं, लेने नहीं गए थे, वो भी उसी ट्रेन से वहां उतरे थे स्टेशन पर। तो वो युवा इधर उधर देख रहा था कि कोई कुली नहीं है, तो उनके उस युवा के मुख से निकला, ये कैसा स्टेशन है जहाँ कोई कुली नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने उस युवा के इन शब्दों को सुना और वो बहुत साधारण से वेशभूषा वाले, बहुत साधारण से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उसके युवा के पास गए और उससे कहा, बताओ क्या कहना है, कैसे कुली की आवश्यकता है। उनका, देखो मेरा ये सूटकेस है, इसे उठा करके बाहर गाड़ी तक ले जाकर रखना है। तो उन्होंने उसका सूटकेस उठाया, अटैची उठाई और बाहर गाड़ी पे ले जाकर के रख दिया और फिर वो उसको पैसे देने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, इस काम को मैंने तुम्हें पैसे लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आपकी सहायता की। इस प्रकार ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलकर वो बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन वो नहीं जानता था कि यही व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर है। अगले दिन प्रातःकाल जब वो उनके निवास पर मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो कल हमारा सूटकेस, हमारी अटैची उठा करके गाड़ी में रखी थी। तो उसे बड़ा अंदर से पीड़ा हुई, बड़ी गिलानी महसूस हुई और उसने कहा कि आप तो कल स्टेशन पर कुली का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कुली का काम नहीं कर रहा था, आपको किसी कुली की जरूरत थी और मेरे पास उस समय कोई काम भी ऐसा नहीं था, मुझे भी अपने घर की ओर ही जाना था, इसलिए मैंने आपका ये कार्य कर दिया। इसमें कोई दुखी होने की या अंदर से लज्जित होने की, कोई आत्मग्लानि अनुभव करने की बात नहीं है। लेकिन उस युवा को प्रेरणा मिली कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और जब देश का युवा अपना काम स्वयं करने के लिए प्रेरित होता है तो उस देश की गति बहुत आगे बढ़ जाती है। ईश्वरचंद विद्यासागर के जो विचार हैं वो समाज को बहुत रोशनी की तरफ ले जाते हैं। उनका एक विचार मेरे इसी कहानी के संदर्भ को जोड़ता है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने हित से पहले समाज और देश के हित को जो देखते हैं, ऐसे विवेकशील युवा ही सभ्य राष्ट्र का और उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज उनके विचारों की प्रासंगिकता इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में अध्ययन किया, कठिन परिस्थितियों में कार्य किया और भारतीय समाज में अपना व्यक्तित्व से, अपने लेखन से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से समाज को एक ऐसी दिशा प्रदान की जिसके लिए पूरा समाज ईश्वरचंद विद्यासागर को युगों युगों तक याद करता रहेगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने जीवन के इन 70 वर्षों में ऐसे अद्भुत कार्य किए
जिससे समाज आज भी उनका ऋणी है। आज संपूर्ण भारत की हमारी माता बहनें, समस्त स्त्री जाति ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ऋणी है, क्योंकि उन्होंने उनको उनके लिए जो संघर्ष किए, वो संघर्ष आज समाज में एक नई क्रांति के रूप में, एक नए बदलाव के रूप में देखे जाते हैं। उस समय बाल विवाह एक बहुत बड़ी घोर समस्या थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वयं कहते हैं कि मैं बड़ा उस अंदर से खिन्न हुआ जब मेरा विवाह केवल मात्र 14 वर्ष की अवस्था में हुआ, लेकिन उस समय की व्यवस्था के अनुसार मुझे उसका विरोध करते हुए भी मैं अकेला रह गया और उस विरोध का सामना नहीं कर सका। लेकिन मैंने अंदर ठान लिया था कि मैं इस बाल विवाह प्रथा को जड़ से उखाड़ करके मुक्त करूंगा भारत को, कि भारत में बाल विवाह की प्रथा पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। और उनके इस प्रतिज्ञा स्वरूप संकल्प के कारण भारत में बाल विवाह की प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन होने की दिशा में पूरे देश में एक तरह का संघर्ष, एक आंदोलन, एक पुनर्जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ। और आज हम देखते हैं सरकार ने बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। समाज में भी जागृति आ गई है, बहुत बड़ी संख्या में एक जागृति पैदा हुई है कि बच्चों के विवाह बाल्यावस्था में नहीं होने चाहिए। अभी हो सकता है कहीं कुरीतियां आज भी छुप करके कहीं अपने पैर फैला रही हों या जीवंत हों, लेकिन सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से बाल विवाह के प्रति समाज में एक जागृति पैदा हो गई है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, बहु विवाह प्रथा, अब ये भी भारतीय समाज में, खास करके हिंदू समाज में, ये प्रथा पूरी तरह लगभग समाप्त हो गई है। अब एक व्यक्ति अनेक पत्नियों को नहीं रख सकता, अनेक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता। ये प्रथा भी हिंदू समाज में पूरी तरह समाप्त सी है। कहीं अपरिहार्य कारणों से कोई परिस्थिति कहीं हो, उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन सामाजिक रूप से ये प्रथा भी समाप्त हो गई है। स्त्री सती प्रथा एक कुरीति थी। इस कुरीति के निवारण के लिए भी राजा राममोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए भी राजा राममोहन राय का बहुत संघर्ष के साथ उनका साथ दिया, और इसके परिणाम स्वरूप ये प्रथा भी भारत से धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो गई। कहीं कोई प्रथा में कोई दुर्भावना बस या दुष्ट लोकाचार बस कुछ कहीं हो तो वे नहीं कहा जा सकता। ये प्रथाएं ऐसी हैं जिसने भारत को बहुत कमजोर बनाया था। इन प्रथाओं के समाप्त होने से भारत एक सशक्त देश, एक सशक्त संस्कृति वाला राष्ट्र बनकर के उभरा है और निरंतर उभर रहा है। आज भी हम देखते हैं कि समाज में लोग अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरह शिक्षित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये आज जो हमें प्रयत्न दिखाई देता है, ये कभी स्वप्न में सोचे जाने वाला भी प्रयत्न नहीं था। उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपनी बेटी को पढ़ाएगा भी, या ये बेटियों को पढ़ाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था भी देश में होगी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालयों की स्थापना करके स्त्री शिक्षा का बिगुल अपने समय में बजाया, और 40 से अधिक स्कूल उन्होंने अपने पूरे बंगाल प्रांत में, और झारखंड जो आज हो गया है, उस समय तो बिहार और बंगाल का ही एक सीमावर्ती क्षेत्र था, वहां पर उन्होंने इस तरह के विद्यालयों की स्थापना की, जिससे समाज में स्त्री शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हुई। और सबसे पहले सुबह लक्ष्मी नाम की, मुक्षचंद्र लक्ष्मी नाम की एक महिला ने, युवती ने स्नातक की परीक्षा पास करके इस मिशन को, स्त्री शिक्षा के मिशन को उस समय फल स्वरूप बनाया, इसे कामयाब बनाया, इसे सफल बनाया। बाद में इस क्रांति को आर्य समाज ने और आगे बढ़ाया। स्वामी श्रद्धानंद ने
राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद जैसे महान ऋषियों की भावनाओं को, उनके संकल्पों को, उनके मनोरथों को ध्यान में रखते हुए एक विद्यालय जालंधर में शुरू किया। और उस समय कोई अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजता था। उन्होंने अपनी बेटी को गुरुकुल अपने घर पे ही खोला और उसमें वहां पढ़ाने के लिए स्वयं ही शिक्षक बन करके उन्होंने उस काम को प्रारंभ किया। और परिणाम स्वरूप जालंधर में सबसे पहले बालिकाओं के लिए स्त्री शिक्षा का शुभारंभ हुआ। और उधर सावित्रीबाई फुले और रमाबाई पंडिता ने भी स्त्री शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में काम किया। और ये प्रयास होते होते आज पूरे देश में बहुत अच्छी तरह सफलता के साथ चल रहा है। अब कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि स्त्रियों को इस विषय की पढ़ने की सुविधा है और इस विषय को पढ़ने की सुविधा नहीं है। आज बेटियां सब प्रकार की शिक्षाओं को, सब प्रकार के कौशलों को सीखने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने जीवन को बहुत उन्नतशील दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इसका समस्त श्रेय सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। इसी कड़ी में और हम इसको आगे देखें तो जब ये बाल विधवा पुनर्विवाह की बात जब चल रही थी उस समय इस विवाद को कोर्ट में घसीटा गया। और इसमें विवाद में जिन व्यक्तियों को घसीटा गया वो कोई आरोपी नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का साथ दे रहे थे इसलिए कुछ लोगों ने उनको प्रताड़ित करने की इच्छा से उन्हें कोर्ट में घसीटा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्योंकि एक अच्छे अधिवक्ता भी थे, एक अच्छे वकील भी थे, उन्होंने उनके केस को लड़ने के लिए स्वयं ठाना कि तुम इनके साथ अन्याय कर रहे हो, इनके लिए न्याय के लिए मैं कोर्ट में जाकर इनके लिए बहस करूंगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोर्ट में जाकर अपने उन संघर्ष हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बहुत ही दुखी अवस्था में, बहुत निर्धन अवस्था में सर्दी की तेज कड़क सर्दी है और उसमें बहुत कम कपड़ों में वो व्यक्ति लेटा हुआ है। उसकी वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना शॉल उठाया और उस व्यक्ति को उड़ा दिया। जब वो व्यक्ति ने देखा कुछ समय के बाद कि उसने तो बहुत महंगा शॉल ओढ़ रखा है, ये कौन व्यक्ति हो सकता है, तो वो उस व्यक्ति की तलाश में बहुत जागृत रहने लगा कि मुझे उस व्यक्ति का पता मिलना चाहिए जिसने मुझे सर्दी में ऐसा शॉल उड़ाया। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को ये पता लग गया कि तुम्हें शॉल उड़ाने वाले व्यक्ति कोई सामान्य नहीं, अपने नगर के बहुत ही सम्मानित नागरिक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो वह उनके पास गया, उनसे जाके कहा कि आपने मेरे लिए उपकार किया है, मुझे आप इस उपकार के बदले में अपना एहसान चुकाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात उनसे कही और उनसे कहा अगर वास्तव में आप मेरा उपकार चुकाना ही चाहते हैं तो मेरा एक कहना मानिए, मेरा एक काम कर दीजिए। उसने कहा हाँ बताइए बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें उपकार चुकाना ही है तो कम से एक बात जरूर मेरी स्वीकार कर लें कि इस बात को किसी से मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कोई शॉल उड़ाया, तुम्हारी कोई सहायता की। ऐसी महान विचारधारा के प्रतिष्ठापक, विचारक, चिंतक और ऐसे महान आदर्श को जीने वाले आज के हमारे वक्तव्य के विषय पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ऐसे महान मनुष्यों से ही भारत की गरिमा का सम्मान हुआ है और इन्हीं मनुष्यों के कारण ही भारत में अपनी पहचान युगों से बनाई। 19वीं शताब्दी क्योंकि बहुत महान पुरुषों की शताब्दी रही है, उस शताब्दी में अनेक महान पुरुष भारत भूमि को पावन सुपावन करने के लिए संसार में आए
और उनमें से ईश्वरचंद विद्यासागर ने संस्कृत शिक्षा के लिए और दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया। और संस्कृत शिक्षा के प्रयासों से उनका कहना था कि अगर हम भारत को में पाश्चात्य और भारतीय दोनों संस्कृतियों को समान रूप से समझना चाहते हैं, उसको उसकी गहराई को जानना चाहते हैं, तो संस्कृत का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और ये निश्चय ही सत्य है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर के इस कथन की आज भी उतनी ही प्रामाणिकता है कि संस्कृत को समझ करके ही हम भारतीय संस्कृति को और पाश्चात्य संस्कृति के अंदर जो उदात्त चरित्र हैं, उदात्त गुण हैं, उन गुणों को हम समझ सकते हैं। उन गुणों की गहराइयों को हम जान सकते हैं कि इन गुणों को अपना करके हम दोनों संस्कृतियों के सम्मेलन के द्वारा कैसे अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी एक संस्कृति को हीन समझ लेना या किसी को तिरस्कार के योग्य समझ लेना, ये समाज की परंपरा में कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करती है। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर ने समाज को शिक्षा के साथ जोड़ करके एक नई पहल उन्होंने दी कि हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत, दर्शन और अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपनी बांग्ला भाषा के बहुत उच्च कौशल के लिए, उसमें अनेक प्रकार के निखार लाने के लिए उन्होंने वर्णमाला पुस्तक का भी निर्माण किया। आज भी बंगाल में अगर वर्णमाला छात्रों को पढ़ाई सिखाई जाती है प्राथमिक कक्षाओं में, तो उसका मूल आधार ईश्वरचंद विद्यासागर की वर्णमाला परिचय नाम की वही पुस्तिका है, जिसमें उन्होंने स्वरों और व्यंजनों का इस प्रकार से समायोजन किया जिससे बांग्ला भाषा बहुत विशुद्ध और संपन्न बन सकी। ईश्वरचंद विद्यासागर की वर्णमाला और उनकी संस्कृत व्याकरण प्रबोधिनी और उनकी और अनेक रचनाएं हैं जो उन्होंने समाज को दी। व्याकरण के विषय में उनकी जो कौमुदी संस्कृति नामक पुस्तक है वो आज भी पढ़ी जाती है और उसके सूत्र सहजता से, बड़ी आसानी से संस्कृत पढ़ने के इच्छुक लोगों का मार्गदर्शन करती है। ईश्वरचंद विद्यासागर की अनेक विशेषताओं के बाद जो हम उनका विषय में जो और जानना चाहते हैं, अगर हम इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं तो उन्होंने दलितों और गरीबों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को धन से पहले उसे शिक्षा दे दी जाए तो पूरे समाज का कल्याण होता है। आज भी इस बात की आवश्यकता है। हमें समाज के जो गरीब वर्ग है उसको हम अनेक प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं, उसको अनेक प्रकार के साधन और सुविधाएं देना चाहते हैं। उससे कहीं अधिक हमको इस ओर ध्यान देना होगा कि हम अपने देश की समस्त वर्गों के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें ताकि समाज का संपूर्ण विकास हो सके और समाज में जो अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को अगर दूर करने का कोई सर्वाधिक उत्तम साधन है तो वह एक शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा मनुष्य की सोचने समझने की, उसकी विवेक शक्ति का विकास होगा और जितना उसका विवेक शक्ति का विकास होगा उतना ही समाज और स्वच्छ और प्रगतिशील बनेगा। शिक्षा से तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि कोई डिग्री, उपाधि, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना ही कोई शिक्षा नहीं होती। वो उसका एक पैमाना हो सकता है, एक मूल्यांकन का पत्र हो सकता है, लेकिन शिक्षा तो व्यक्ति के व्यवहार को बदलने वाली वह कला है जो मनुष्य के जीवन को निखारने में, उसकी चिंतनशील पद्धति को विकसित करने में, उसके जीवन व्यवहार को बदलने में एक ऐसी भूमिका निभाती है जिससे मनुष्य चेतना का विकास होता है। और हमारे देश के अनेक महान पुरुषों ने
मनुष्य की इसी चेतना को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। मेरे गुरु आचार्य श्री राम शर्मा ने मानव चेतना को जागृत करने के लिए ऐसे अनेक अभियानों का प्रारंभ किया था जिससे कि मानव चेतना जागृत हो और उसकी चेतना से राष्ट्र का सुदृढ़ निर्माण हो सके। बहुत बड़ी सड़कें, बहुत चौड़ी सड़कें, बहुत सुंदर सड़कें, बहुत ऊंचे भवन किसी देश की भौतिक प्रगति के परिचायक तो हो सकते हैं, लेकिन उस राष्ट्र की प्रगति के वास्तविक परिचायक उस देश के नागरिक और उनके आचरण होते हैं। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विचारों को अपनाने के लिए और उदात्त विचारों के प्रति उदार भाव रखने के लिए उन्होंने अपने विचारों से समाज को बहुत गति प्रदान की, दिशा प्रदान की। उस समय भी समाज में एक नास्तिक और एक आस्तिक समाज हुआ करता था, जो ईश्वर को मानता था और ईश्वर को नहीं मानता था। तो जो ईश्वर को नहीं मानते थे लोग उससे विरोध करते थे, लोग उसका उपहास करते थे, लोग उसको किसी और दृष्टि से देखते थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बहुत अच्छी दूरदृष्टि से उन्होंने एक विवेचन किया, एक विचार समाज को दिया कि हम नास्तिकों की निंदा करने की बजाय उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए स्वयं प्रेरित करें। यदि वह नास्तिक समुदाय अपने स्वयं की प्रतिभा से, अपने स्वयं के विवेक से ईश्वर के स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए तत्पर हो जाएगा, तो देश में जो नास्तिकता के नाम पर जो अनेक प्रकार के संघर्ष समाज में होते हैं, उनसे समाज को सुरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। आज भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत से स्थानों पर ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे समाज को और हमारे महान मनुष्यों के जो दृष्टिकोण है, जो उनके चरित्र हैं, उनसे हम कहीं दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी देश की संस्कृति उस देश के नागरिकों के हृदयों में बसती है। ग्रंथों में से वो मनुष्य के हृदय में आती है, उसके विवेक में आती है और फिर उसके व्यवहार में आती है। अगर उसके व्यवहार में उसकी संस्कृति का कहीं रूपांतरण नहीं हुआ है, उसका व्यवहारीकरण नहीं हुआ है, तो वह शिक्षा अपूर्ण है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा की पूर्णता के लिए एक विवेकशील समाज को बनाने के लिए उन्होंने अपने जो व्याख्यान थे, अपने जो लेखन थे, उनको इसी दिशा की ओर मोड़ा कि समाज को जागृत करो। समाज जगेगा, समाज में कुरीतियां दूर होंगी और समाज प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने स्वयं के जीवन से प्रारंभ करके दिखाया कि कोई व्यक्ति निर्धन होकर के और फिर यह कहे कि मैं निर्धनता के कारण प्रगति नहीं कर सका, ये बात स्वीकार नहीं है। उन्होंने निर्धनता में रहते हुए भी अपनी प्रतिभा और अपने पुरुषार्थ के बल पर अनेक ग्रंथ विषयों का बहुत गंभीर चिंतन करके, बहुत गंभीर अध्ययन करके आज के युवाओं के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। उनके उस समय के कार्यों से प्रतिपादित होता है कि परिश्रम और निष्ठा के द्वारा कोई भी निर्धन व्यक्ति अपनी निर्धनता के अभिशाप को नहीं, बल्कि अपने विवेक को जागृत करके अपने जीवन को बहुत प्रभावशाली और सुखद बना सकता है। उनके संघर्ष हमें इस बात के लिए भी प्रेरणा देते हैं कि जब भी आप कोई नई बात समाज के सामने लाएंगे तो आपका विरोध होगा। आप उस विरोध को झेलने के लिए तैयार रहिए, लेकिन उस विरोध को बहुत संतुलन के साथ, बहुत सामाजिकता के साथ, बहुत उदारता के साथ और बहुत समाज की सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको उन्हें देखना है और उनको समझना है और उन्हें दूर करने के आपको यत्न करने हैं। समाज के अनेक कुरीतियों में उस समय एक कुरीति जो बाल विवाह की थी, उस पर उन्होंने एक और बड़ा कार्य किया
कि 1860 में एक अच्छा कानून उस समय पास हुआ था, और वो था एज ऑफ कंस्टेंट, यानी बहुत कम 10 वर्ष से कम बालिका के साथ विवाह करना और उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी उन्होंने घोर अपराध और कानूनन दृष्टि से उसे जुर्म के रूप में देखा। इस विषय के स्थापन से भी, इस कानून के बन जाने से भी समाज में उस समय बाल विवाह को रोकने में एक बड़ी मदद मिली। और ये आज तो विज्ञान भी हमारा स्वीकार करता है कि अगर परिपक्व अवस्था में स्त्री पुरुष नहीं है तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो रोगी होगी, कमजोर होगी, दुर्बल होगी और उसका मनोविकास बहुत अच्छा नहीं होगा। ईश्वरचंद विद्यासागर की इस बात से पूरा राष्ट्र लाभान्वित है कि अब सब लोग जागृत हो गए हैं कि हमें अपने बेटा बेटियों के विवाह के समय किन किन नियमों का पालन करना है। भारतीय समाज में ईश्वरचंद विद्यासागर एक ऐसे महान हस्ती हैं, एक ऐसे महान पुरुष हैं जिनके ऊपर भारत सरकार ने 2 बार डाक टिकट जारी किया। आज भी देश में उनकी याद में अनेक ऐसे स्मारक हैं जो उनकी याद को आज भी हमें प्रेरित करने के लिए उस ओर मोड़ते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर कलकत्ता में एक बहुत विशाल पुल का निर्माण हुआ हुगली नदी पर, जिसका नाम विद्यासागर सेतु है। वह उनके उस पुल से गुजरने वाले हर आदमी को ईश्वरचंद की याद दिलाते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर ही कलकत्ता में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है। अभी वो पिछले कुछ महीनों पहले ही उनकी प्रतिमा को कुछ नकारात्मक स्वभाव वाले लोगों ने तोड़ने का प्रयत्न भी किया था, जिससे पूरे देश में के विचारकों को बड़ी ठेस पहुंची थी। और उनके नाम पर उनके नगर में देखिए, जिस गांव में एक स्कूल भी नहीं था उस शहर में आज ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से एक विश्वविद्यालय है। इस प्रकार से खड़गपुर विश्वविद्यालय, खड़गपुर IIT के अंदर ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्टल भी है। और ऐसे अनेक यादगार चीजें ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर समाज में आज बनी हुई हैं, जिसके द्वारा समाज ईश्वरचंद विद्यासागर की स्मृति को अपने हृदय में रखते हुए, उनके संघर्षों को याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं को ध्यान देते हुए हम आज भी उनकी शिक्षाओं के साथ जुड़कर देश को प्रगतिशील दिशा में ले जा सकते हैं। और उनकी आज की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबने मेरे विचारों को बहुत धैर्य से, बहुत सम्मान से सुना। मैं आप सबका व्यक्तिशः धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस स्वाध्याय चिंतन परंपरा को गति देने वाले इसके सूत्रधार आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आज के वक्तव्य को सुना है या इसे और आगे बढ़ाने का जिन्होंने मन में विचार किया है, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी को हम अपना हृदय से नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पे मैं आपको खड़े होकर नमन करता हूं कि आज आपने 130 वर्ष के बाद आज हम ईश्वरचंद विद्यासागर को याद कर रहे हैं। आपके बोलने से पूर्व इनको सुनने में हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं आज 130 साल बाद, क्योंकि हम लोग कभी जब चर्चा करते हैं तो किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, हम उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति और व्यक्तित्व से शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।